Hello students, once again welcome to our channel that is all about NCRT. And today we have already learned about mosquito and their harmful effect, protozoans from which malaria is caused. Today we will continue with some common human diseases caused by microorganisms. So microorganisms are the organisms which cannot be seen from naked eyes. They need some instrument like microscope or magnifying glass to see them. तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन डिजीज़ होती है, हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ कॉल्ड टीबी। और टीबी का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का? वो है एयर की वजह से आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया, रिमेंबर दिस। अब इसमें जो प्रिवेंशन है मैं आपको एक साथ बताऊंगी क्योंकि सबके लिए सेम प्रिवेंशन है। मीजल्स आपकी बीमारी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है यानी कि वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। चिकन पॉक्स अगेन वन डिजीज़ जिसमें आपको बहुत सारे दाने होते हैं और ये भी वायरस से होती है। इट कैन कॉज बाय बोथ एयर एंड ऑल्सो द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन इफ़ यू आर शेकिंग हैंड और यू आर वेरी नाइसली सिटिंग विद देम, सो बाय दिस ऑल्सो चिकन पॉक्स कैन बी कॉज्ड। देन वी आर हैविंग पोलियो भी किससे होता है? वायरस से ही होता है, एयर या वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से। अब हम आते हैं प्रिवेंशन मेजर्स इन सारी चार डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया, एयर, मीजल्स वायरस, एयर, चिकन पॉक्स वायरस, एयर एंड कॉन्टैक्ट, पोलियो वायरस, एयर, वाटर। ओके, नाउ प्रिवेंशन आते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कि आपको पेशेंट को बिल्कुल एक अलग कमरे में रखना है, सारी चीज़ उसके लिए वहीं पे अवेलेबल करानी चाहिए और उसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, हमें जो पर्सनल बिलोंगिंग यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनको उससे अलग रखना है। और वैक्सीनेशन उनको देनी चाहिए सूटेबल एज में। जैसे इफ़ यू सी द पोलियो इज़ गिवन जनरली फ्रॉम 1 to 6 ईयर, आई थिंक पोलियोज वैक्सीन्स आर गिवन। हमको एक ड्रॉप पिलाते हैं, वो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था एक उस ड्रॉप के बारे में। अब हम आते हैं ह्यूमन डिजीज़ के आगे की जो है। तो अब हमारे पास आती है कॉलेरा। कॉलेरा इज़ द डिजीज़ विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होती है। वाटर या फूड खाने से, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड खाने से आपको कॉलेरा जैसी डिजीज़ हो सकती है। देन वी आर हैविंग टाइफॉइड। टाइफॉइड इज़ अ बैक्टीरिया, simple bacteria, and it is caused by water only. Contaminated water if you will drink, so you will be caused by typhoid. Now see, maintain personal hygiene and good sanitary habits. हमें जो हमारी पर्सनल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए और अच्छी तरह हमें मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो अच्छे से वॉश करके जाएं। और अगर हमारा जो आर ओ है वो गंदी अच्छी तरह फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरा आर ओ लगाएं, या हम हमेशा बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिए। इसमें लिखा है कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड, यानी कि जो वो अच्छे से कुकड हुआ है और जो वाटर बॉइल्ड है। वैक्सीनेशन वो तो चले गए। Hepatitis A is a disease which is caused generally in the teenage. Teenagers generally teenagers have these disease which is hepatitis A is generally in teenagers only. एंड दिस हेपेटाइटिस ए इज़ कॉज बाय अ वायरस, ये एक वायरस से होती है। इसका जो मोड है ट्रांसमिशन वो है वाटर, और इसका जो प्रिवेंशन है वो है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारे पास आता है मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज़ होती है जो प्रोटोजोआ से होती है। मॉस्किटो, प्रोटोजोआ मॉस्किटो की कैटेगरी में आता है। डेंगू ये सब प्रोटोजोआ से ही होती है, मॉस्किटो से होता है। और मैंने कल बताया भी था एनफिलिस मॉस्किटो होता है, फीमेल एनफिलिस मॉस्किटो। यूज़ द मॉस्किटो नेट्स एंड रेपलेंट्स, मॉस्किटो के जो नेट आते हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड मच्छर मारने वाला हिट आता है, टीवी में ऐड भी आता है। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग में कहीं भी वाटर, अगर सेगनेंट वाटर जो गंदा पानी होता है वो कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ईदर इन योर पॉट, टायर्स एंड मैनी अदर प्लेसेस।
अब हम आ जाते हैं सम कॉमन डिजीजेज आर इफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मैथड्स ऑफ प्रिवेंशन आज शोन इन टेबल 2.1, ये हमने आपको बता दिया है। अब आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। नाउ एनिमल्स ऑल्सो हैव सम डिजीज, सो अब इसमें आता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस इन प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स। आपने 7th क्लास में पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे फाइबर्स के बारे में। सो हमने पढ़ा था जब वुल कलेक्ट होता है, वुल, तो जब उसको वॉश किया जाता है तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको कौन सी डिजीज़ हो जाती है, एंथ्रेक्स डिजीज़ हो जाती है, जो एंथ्रेक्स वाले बैक्टीरिया से ही होती है, एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया से ही होती है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। आपके लिए 7th क्लास के वीडियोस भी आएंगे, जल्दी आ रहे हैं। और अभी आपने जैसे कि देख ही रखा है कि 7th क्लास के वीडियोस अभी आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जल्दी आ रहे हैं। अभी आपका 8th क्लास का कोर्स चल रहा है तो वो भी हो रहा है, साथ में आपका जो 6th क्लास के चैप्टर्स हैं वो भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो फिलहाल जो 7th ग्रेडर्स हैं दे आर नाउ स्टे ट्यून्ड विथ ऑल अबाउट NCERT। नाउ हमें लिखा है फूट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल्स इज कॉज बाय अ वायरस। जो फूट और माउथ डिजीज होती है वो भी कैटल्स की हिस्से होती है, वायरस से होती है। अब आते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अच्छा, इसमें एक आपको येलो बॉक्स भी दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट कॉच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम Bacillus anthracis विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज़। यही बैक्टीरिया होता है जो एंथ्रेक्स डिजीज़ करता है। आपने क्लास 7th में पढ़ा था फाइबर्स वाले चैप्टर में, जिसमें आपको बताया भी गया था जब बहुत सारे लोग वुल को धोते हैं और फिर जब उससे फाइबर बनता है तो उस समय उनको एक डिजीज़ हो जाती है जो होती है एंथ्रेक्स डिजीज़, जो वो वुल में ही होती है वो बैक्टीरिया की वजह से। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस लाइक प्लांट डिजीजेज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज एप्पल एंड अदर डिजीजेज अदर्स। ठीक है, तो इसमें आ रहा है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे लाइक वीट में होती है, राइस हो गया, पोटैटो और शुगर केन, ऑरेंज एंड अदर्स। द डिजीज़ यू रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप आपकी बहुत सारी ग्रो होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी डिजीज़ कम कर देती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, किससे कंट्रोल हो सकती है, यहाँ पे नीचे लिखा होगा यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच कैन किल द माइक्रोब्स। ये कम की जा सकती है कोई केमिकल्स को यूज़ करके जो माइक्रोब्स को कम करते हैं। अब यहाँ पे टेबल 2.2 आ गई है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इधर हमारे पास आती है प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर, जो कि होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है बैक्टीरिया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उसके सिट्रस कैंकर आपको डिजीज़ का नाम याद रखना है, और ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ वीट फंगाई से होता है, एयर और सीड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। येलो मेन मोसैक ऑफ भिंडी और कैरा, तो इसका जो ये होती है वायरस से, और ये है इंसेक्ट की वजह से होती है। मतलब जैसे वो होता है आपका एक इंसेक्ट होती है, फ्लाइंग वाली होती है, हौसला है आई गेस, तो उससे होती है ये डिज़ीज़। उसमें वायरस आ जाता है और वो वायरस वो को कैरी करती है, मतलब वो वायरस वो ले जाती है भिंडी में। अब आपका यहाँ पे आता है फूड पॉइजनिंग। भूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ़। तो क्या होता, भूजो को जो था उसके फ्रेंड ने इनवाइट करा था पार्टी में, और उसने इतना सारा खाना खा दिया और पता भी नहीं चला। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। अब उसने सब उल्टा सीधा खा दिया होगा तो उसको वॉमिट होने लग गई, यानी कि उल्टी होने लग गई उसे। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो अब भूजो ने भी अपने घर में इतना परेशान कर दिया था। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से ये कंडीशन हो सकती है।
पहली वंडर्स हाउ अ फूड कैन बिकम पॉइजन, क्योंकि फूड तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही रहा है, फूड तो हमें ताकत मिलती है, लेकिन फूड कैसे हमारे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुल बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग तब हो सकती है जब हम ऐसा कोई फूड खा लें जो ऑलरेडी स्पॉइल किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यानी कि फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस and all these microorganisms that grow on our food items sometimes produce toxic substances। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में ग्रो होते हैं कभी कभी इतने टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। These make the food poisoning, cause serious illness and even death। ये फूड को पॉइजनिंग बना देती है और जो पर्सन इस फूड को खाता है वो उसको इतनी इलनेस हो जाती है, वो इतना वॉमिट करने लगता है, लूज मोशंस होते हैं कि ये डेथ भी क्रिएट कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना फूड को प्रिजर्व करें, उसको अच्छी तरह स्टोर करें ताकि वो जो फूड है वो स्पॉइल्ड होने से बच जाए। अब हमारा आता है 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे घर में रोज़ होते हैं लेकिन हमें उसका रीज़न नहीं पता वो क्यों होते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट मेथड्स टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 हमारा क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हमने पढ़ा था स्टोरेज कैसी होती है, नीम की पत्ती डाल दी ताकि कीड़े और वो ना आए, या उनको सेलाइज में रख दिया जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती, केमिकल्स आर स्प्रेड मैनी। तो अब हमारे यहाँ पे आता है हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। लेकिन हम कुक्ड फूड जो हमारा फूड पका होता है उसको कैसे मतलब स्टोर करेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड इन द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। जो ब्रेड हम बाहर छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशन में वो अक्सर फंगस के द्वारा अटैक किया जाता है, उसमें सफ़ेद कलर की परत जम जाती है और उसे फंगस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारा फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो हमारा स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें स्मेल इतनी गंदी सी आने लगती है, उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है और उसका कलर में भी चेंज। जैसे ब्रेड जो होता है हमारा ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड, दे आर कंटेम्पररी नाइस। अब आप वाइट ब्रेड में अगर फंगस लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रेइश हो जाता है ऊपर से, और अगर आपका ब्राउन ब्रेड में लगता है तब भी वो थोड़ा थोड़ा ग्रेइश या वाइट कलर का दिखने लगता है। और is the spoiling of food is a chemical reaction? Obviously it is a chemical reaction because something new is formed। और जब भी कोई चीज़ न्यू फॉर्म होती है हम उसे chemical reaction is बोलते हैं। अब पहली bought some mango but she could not eat them for a few days। पहली मैंगो तो लाई थी लेकिन वो थोड़े दिन के लिए उसको खा नहीं पाई। I think there must be some reason। Later she found that they were spoiled and rotten। बाद में उसने देखा कि वो पूरे स्पॉइल हो चुके थे, गल रखे थे और पूरे ख़राब हो गए थे, सड़ गए थे। But she knows that mango pickle her grandma makes does not spoil for a time। लेकिन जो उसकी ग्रैंडमा है वो तो कितने सालों तक अपना अचार बनाए कर रखते रहती है लेकिन उनका तो कभी भी स्पॉइल नहीं होता। She is confused। अब वो कंफ्यूज हो गई। Let us study some methods of preserving food in our homes। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम होम में फूड प्रिजर्व करते हैं, साथ में फैक्ट्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। We have to save it from attack of microorganism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें बचाने होते हैं। अब हमारे पास आता है सबसे पहला chemical methods। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। Therefore, they are called preservatives। तो क्या होता है? सॉल्ट होता है और ईडेबल ऑयल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन केमिकल होते हैं जो यूज़ किया जाता है फूड के प्रिजर्वेशन में, और इन केमिकल्स को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इनका तो नाम में ही लिखा है प्रिजर्व, यानी कि आपको स्टोर करना है देर तक, वेटिव्स प्रिजर्वेटिव्स। नाउ वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि विनेगर वगैरह भी ऐड किया जाता है टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखा होगा जब आप मैंगो पिकल लाते हैं उसमें नीचे से इंग्रेडिएंट्स में एक और चीज़ें लिखा होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि कुदरती विनेगर ले लिया या
टर्मरिक ले लिया, ज़्यादा टर्मरिक डाल रखा है, ज़्यादा सॉल्ट डाल रखा है, तो ये होता है प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट, और ये तो मैंने बता दिया, सोडियम बाइजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने अपने केचप के पैकेट में भी पढ़ा होगा जनरली दिस। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेस। स्क्वैशेस में भी बहुत यूज़ होते हैं, जैम्स में भी बहुत यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट और फिश में कॉमन सॉल्ट हमेशा डलता था बिकॉज दे वॉन्ट टू preserve them for a long time. Now see, meat and fish are covered with the dry salt to check their growth of bacteria. बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी है चेक करने के लिए उनमें हमेशा ड्राई सॉल्ट डाला जाता था, सूखा नमक। और उसके बाद हमारा आता है सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टर्माइन। दिस इज़ वेरी ट्रू। इमली को भी करने के लिए एंड आंवला जो होता है हमारा कच्चे आम को भी प्रिजर्व करने के लिए हमारा सॉल्ट यूज़ होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। यू हैव सीन द जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम, जेलीज और स्क्वैशेस में इतना शुगर होता है इसलिए वो शुगर से ही प्रिजर्व होता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। मॉइस्चर कम होगा तो बैक्टीरिया कम ग्रो होगा और जिससे आपका फूड स्पॉइल नहीं होगा। अब हमारे पास आते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. तो यूज़ ऑफ ऑयल होता है और विनेगर होता है। विनेगर एसिड हुआ, ऑयल जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है पानी में मिक्स नहीं हो रहा है। अब ऑयली विनेगर एसिड ऐसे पूरे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया लिव नहीं कर पाते हैं, तो इन एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, हैंस हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा। वेजिटेबल और फ्रूट जो फिश मीट होते हैं ये भी इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब हमारे पास आता है हीट को एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग फिश बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा, यही फैक्ट की मैं बात कर रही थी वैसे। तो you have seen this in your home. I have seen, basically if you talk about myself, I have seen this. My mother regularly, what she does, she always boils the milk. Sometimes मेरे दिमाग में आता था बचपन में आता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों बॉयल हो रहा है दूध, क्यों हम ऐसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, क्यों, आखिर क्यों। और ये फैक्ट यहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स थी उनको बॉइलिंग किल कर सकती थी। ज़्यादा किल होगा, 70 डिग्री से ऊपर को किल हो रहा है, मिल्क बॉईल हो रहा है, तो यह आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको मार देता है। Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. जो लो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। दोनों में इफेक्टिव है, बॉइलिंग इज ऑल्सो एंड लो टेम्परेचर इज ऑल्सो। वाई डज मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स डज नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी अबाउट मिल्क इज पेस्चराइज। व्हाट इज पेस्चराइजेशन? पेस्चराइजेशन इज बहुत अच्छी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो मिल्क होता है, पैकेट का मिल्क, वो ऑलरेडी 70 डिग्री तक बॉयल हो जाता है, देन उसको फट से कूल डाउन करके पैकेजिंग में पैक कर देते हैं, और ये हमारी प्रोसेस होती है पेस्चराइजेशन से, और फिर वो कूल डाउन हो जाते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में वो रख देते हैं। इसे हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। और जो पैकेट्स का मिल्क होता है डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब्स से। द मिल्क इज हीटेड अबाउट टू 70 डिग्री एंड 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड कोल्ड। 70 डिग्री तक बॉयल करा, फट से 15 और 30 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर सडनली उसको चिल्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल ठंडा कर दिया और इसको स्टोर कर दिया। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स की तो ग्रोथ ही इसको प्रिवेंट करता है। और ये जो प्रोसेस थी ये किसने डिस्कवर करी थी? लुइस पैस्चर ने एक और करी थी प्रोसेस, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पेस्चराइजेशन आप मेरे को फट से कमेंट में बताइए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये प्रोसेस का नाम था फर्मेंटेशन, जिसमें आपका जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है यीस्ट पाउडर डाल के। अब हमारे पास आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल के समय में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में पैक किया जाता है ताकि जो माइक्रोब्स की अटैक है वो कम हो सके। अब हमारे पास आता है 2.6 नाइट्रोजन फिक्साइजेशन।
You have learned about the bacterium Rhizobium in classes 6th and 7th. हमने राइजोबियम एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो सॉइल में नाइट्रोजन के लाने में हेल्प करता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सराइजेशन इन नाइट्रोजन in leguminous plant pulses. Recall that rhizobium lives in the root of nodules of leguminous plant such as beans and peas, with which help it has a symbiotic relationship. तो जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं पल्सेस वगैरह फिक्सराइजेशन उसमें ही होती है नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट को बेसिकली. राइजोबियम रूट्स में रहता है लेग्यूमिनियस प्लांट के सच एज बीन्स और पीस जो भी होते हैं. और इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में हमने क्लास 7th में पढ़ा था और आई थिंक क्लास 6 में भी पढ़ा था इसके बारे में हमने कि जो हमारा प्लांट होते हैं आई थिंक क्लास 7th में ही पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में. तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है दोनों प्लांट डील करने की भाई तू मेरे को जगह दे दे मैं तेरे को खाना दे दूँगा. तो इसमें हम देते हैं सिम्बायोटिक. यही राइजोबियम के साथ भी होता है. वो उसको जगह देते हैं और राइजोबियम उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है लाइक नाइट्रोजन. तो समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड बाय इट्स ओन नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग का जो एक्शन होता है बहुत उससे भी फिक्स हो जाता है लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है. तो वंडर हिम लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे हमारे आता है 2.7 नाइट्रोजन साइकिल. अब आता है आर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस. ये हम सब ने पढ़ा है जोग्राफी में कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर होता है उसके पास 78% क्या होता है नाइट्रोजन गैस ही होती है और कुछ तो होता नहीं है. 78% नाइट्रोजन गैस ही होती है. अच्छा मैं आपको एक जोग्राफी से मेरे को याद आया कि आपके सोशल साइंस की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. तो डियर चिल्ड्रन यू हैव टू नॉट सो वरीड अबाउट डैट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सोशल साइंस क्लासेस सून आफ्टर अप्रैल. सो अभी हमारा जब 1 अप्रैल आएगा उसके बाद से आपकी आई थिंक सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो पाएगी 3 अप्रैल के बाद से. उससे पहले अभी हम लोग साइंस और मैथ्स में फोकस कर रहे हैं. So dear children, don't worry about it. You will get your Hindi classes also soon because your Hindi ma'am is nowadays busy, so she cannot make the video very, regularly. But we will do hard work, or we will try to give you video regularly of Hindi subject also. I will request to your Hindi teacher. Don't worry about that dear children. And then you are having your English subject which will be taken by me only. I will only teach you English only and also social science because I know these two subjects also. And also your mathematics is taken by me. Don't worry dear children, your mathematics video is not updated till now. It will be updated soon and we will going to start a chapter that is linear equation in one variable. That's a very good chapter. Okay, नाउ अब हम करते हैं. यहाँ पे थे हम तो 78% एटमॉस्फेयर है. नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल गैस. नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल गैस है. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं. इन सबको नाइट्रोजन गैस है. प्रोटीन्स में जब आप क्लोरोफिल की बात करें सब नाइट्रोजन गैस. तो अब हम बात करें नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स. हम प्लांट एंड एनिमल्स से डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. सर्टेन बैक्टीरिया and blue green algae present the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. तो जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन algae या राइजोबियम है ये दोनों उसको कंपाउंड्स में ब्रोक कर देते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको कंज्यूम करना. इट कैन बी यूटिलाइज बाय यूजेबल. इट कैन बी यहाँ पे है आपका इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. तो ये क्या है प्लांट भी इसको ले सकते हैं किससे फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम जहाँ पर रूट में वो है बैक्टीरिया. ठीक है, अब हमारे पास आता है यहाँ पर नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. Plants feeding on animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds.
तो क्या होता है, ये प्लांट ही लेते हैं इस प्रोटीन्स को, नाइट्रोजन को, और फिर एनिमल प्लांट में डिपेंड करते हैं। प्लांट के पास नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल ईट द प्लांट, उनको खुद ही नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब हम आते हैं, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजेनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स टू बी यूज प्लांट अगेन। तो जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो उसको फिर से मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बाद तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो उनको जब मैन्योर में कन्वर्ट किया तो उसमें नाइट्रोजन भी आ गया और वो फिर से यूज़ कर लेते हैं प्लांट। सर्टन बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन टू द एटमॉस्फेयर। कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो उसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं एज अ गैस और उसको फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. इसलिए जो हमारी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, या तो रिमेन्स मोर होती है, या हमेशा ज़्यादा ही होती है, या लेस कांस्टेंट मतलब थोड़ी कम होती है, कांस्टेंट है मतलब 78 77.9 ऐसे ऐसे मतलब हो जाता है। अब आता है हमारा सबसे पहले नाइट्रोजन। यहाँ पे आया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया fix the nitrogenic or nitrogen. Bacteria in turn fix nitrogen into nitrogenous compounds. Compounds of nitrogen in soil. Bacteria turn the compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. और ये देखो फिर से आ गई एटमॉस्फेयर में। देखिए इससे पहले हम पढ़ते हैं लाइटनिंग, फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बने, उसके बाद ये नाइट्रोजन में क्या हुआ, प्लांट्स ने लिया, फिर एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये सब फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में आ गया। तो ये हमारी आती है पूरी नाइट्रोजन साइकिल। आपको ये कुछ इस तरह पढ़नी है, पहले जो अंदर का सर्किल है वो पढ़ना है, फिर बाहर का सर्किल में हमें ले जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव completed our chapter microorganism friend and foe. Now tomorrow we are going to bring exercise for you all. microorganism friend and foe की कल आपके पास एक्सरसाइजेज आएगी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स एंड ऑल थिंग्स विल बी डन बाय मी ओनली। और आपको हाथ के हाथ सारी चीज़ें लिखवा भी देंगे, आप लिख भी देना जब आप सुनते हैं वीडियो। तो यू हैव टू नॉट ओनली लिसन, वट एवर यू थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप डाउन राइटिंग दैट इन योर नोटबुक ऑल्सो। थैंक यू dear children for watching our video, and also subscribe our channel because we will bring these video only for you all. Thank you so much.